तो इस तरह से गांधी जी की ये फिलॉसफी थी कि विलेजेस को जब आप एम्पावर करेंगे तो इंडिया एम्पावर किया जाएगा। आप विलेजेस, देयर इज नो इंडिया विदाउट इट्स विलेजेस, ठीक है, ये गांधी जी ने कहा था। तो इसी तरह से आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए बताया जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो पंचायती राज को मिला था 73rd और 74th अमेंडमेंट जो बताया था मैंने आपको। प्रमोशन ऑफ 43B में कहा था कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैंने आपको कल बताया था, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग कॉमन गुड के लिए या कॉमन पर्पस के लिए एक साथ आते हैं तो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97th अमेंडमेंट से यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने 97th अमेंडमेंट लाया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 46 में कहा जाता है कि हमारी जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शंस, जो वीकर सेक्शंस है, बैकवर्ड सेक्शंस है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए भी आप एजुकेशनल और इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए, उनके लिए भी आप उनके जो वेलफेयर है उसको बढ़ाएं। तो दैट वाज आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल 47 में कहा था फिर से न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मैंने आपको बताया था। तो आर्टिकल 47 कॉमन है सोशलिस्ट में भी और गांधीयन में भी, ठीक है, प्रिंसिपल्स में। उसके बाद आर्टिकल 48 वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया था, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड ऑल, उन सबको बढ़ावा दिया था आर्टिकल नंबर 48 में। उसके बाद आते हैं जो थर्ड आते हैं वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो इनकी ना ये मॉडर्न आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाले जो डीपीएसपी है वो मॉडर्न आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो है लिबरलिज्म, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, इनका एम्फेसिस जो किस आइडियाज पे होता है, मॉडर्न साइंस पे, यूनिफॉर्मिटी इन सिविल लॉज पे, जो मैंने आपको बताया ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद द होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, पूरा का पूरा देश पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है अब एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद पीस, पीस की वैल्यू को ये लिबरलिज्म पुट फॉरवर्ड करता है। एजुकेशन है, ठीक है। सो ऑल दीज प्रिंसिपल्स जो हैं, जो इन सब एरियाज में हैं, इन सब एरिया से रिलेटेड है, वो लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर आते हैं। इसमें कौन से आर्टिकल आ जाते हैं, आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, अब ये फिर से यहाँ पे और यहाँ पे ये कॉमन है, ठीक है। 48A, 49, 50 एंड 51। और ये कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 44 इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए, सिविल रूल्स के लिए एक यूनिफॉर्म कोड ले आइए, उसके लिए कहा गया। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो डेफिनेशन क्या कहता है कि ऑल द सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के, जितने भी सेक्शंस हैं, कोई भी उनका, चाहे कोई भी रिलीजन है, चाहे उनका कोई भी किसी भी सेक्ट को फॉलो करते हैं, तो भी उनको इक्वली ट्रीट किया जाए अकॉर्डिंग टू अ कॉमन सिविल कोड, ठीक है। कॉमन मतलब सबके लिए यूनिफॉर्म रहेंगे, सबके लिए एक जैसे रहेंगे, ठीक है। अब सिविल, सिविल में क्या चीज़ें आती हैं, सिविल कोड में क्या चीज़ें आती है, जैसे मैरिज होता है, डिवोर्स होता है, इनहेरिटेंस मतलब जो आप जब आपके माता पिता जो आपको अपनी संपत्ति जायदाद दे के जाते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल अडॉप्शन एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपने जैसे प्रॉपर्टी ली तो उसकी जो पावर ऑफ अटर्नी है जो उसको चेंज किया, ठीक है, वो सब चीज़ों को सिविल कोड के अंदर लिए जाने की बात हो रही थी, ठीक है। अभी तो गोवा ही है ऐसा स्टेट जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। बाकी ये डिफ़िकल्ट होता है इसको अप्लाई करना, क्यों, क्योंकि अलग अलग रिलीजन की हम मैरिज जो है या डिवोर्स जो है वो तो रिलीजियसली हर चीज़, हर रिलीजन की अलग फिलॉसफी है ना, उसको किस तरह से करना है। तो आप अगर उसको यूनिफॉर्म कर दोगे, सबके लिए सेम कर दोगे, तो फिर रिलीजन कहाँ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको डालना उस चीज़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल हमने यहाँ पे पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए,
और एजुकेशन जो है चिल्ड्रन को बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स होनी चाहिए। अब 6 to 14 के लिए मैंने बताया था, उसको तो हमने कर दिया था फंडामेंटल राइट। तो ये बिलो 6 वाले डीपीएसपी में रह गए, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए, मतलब जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ सालों के लिए उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए उसकी। जैसे हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स काफ़ी सारे होते हैं, है ना। जैसे वो वैक्सीनेशन होती है उनकी अलग अलग तरह की, तो वो गवर्नमेंट फ्री में करती है। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। और बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स ये डीपीएसपी है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया जाता है गवर्नमेंट को कि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो इसी के रिलाइज आर्टिकल 45 को रिलाइज करने के लिए आई थी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद आर्टिकल 48 आता है, मैंने आपको बता दिया पहले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो मैंने आपको गांधीयन प्रिंसिपल में भी बताया। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट, आर्टिकल 48A में। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने इन फॉरेस्ट में रह रही वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एंड दिस वाज आल्सो एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, देन कम्स आर्टिकल 49 जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। हमारे जो देश में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल है, अपना लाल किला है, तो इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस हैं जिन चीज़ों की, इनको हमें ख़राब नहीं करना है, इनको स्पॉइल नहीं करना है, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से दिस आर्टिकल कम्स अंडर आर्टिकल, this article is article 49, and then 50 is article 50 is judiciary of separation of judiciary from executive. Now this is important कि क्या है कि स्टेट को जब लॉज बनाने हैं ना, तो वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रखती है। मैंने आपको पहले ही बताया था सेपरेशन ऑफ पावर में कि हमारे तीन मेजर जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, जो कि हैं legislature, then there comes judiciary, then there comes executive। और ये तीनों ब्रांचेस को हमने आपस में मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इनको सेपरेट रखना है, इनकी पावर्स को सेपरेट रखना है। ये भी डीपीएसपी में आता है कि जब आप गवर्नमेंट कोई पावर या जो कोई लॉ बनाए तो इन तीनों को अलग रख के बनाए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अ, इसके बाद आ जाता है आपका, यप, इसके बाद आया था आपका प्रमोशन ऑफ आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि जब आप इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करें, जो जिन कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करें, ठीक है ना। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने यू शुड बी maintaining friendly relations with the foreigner so that the name of your country, जो आपके देश का नाम है, वो खराब ना हो, ठीक है ना। देन एनकरेज ये डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट को निर्देश दे रहा है कि आप सेटल, जब इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उनको सेटल कीजिए अच्छे से बाय मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि जब आप सुलझा लेते हैं, आपस में मसला सुलझा लेते हैं ना, अभी वो आगे टेक्निकल उसका काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन है, लेकिन आप अभी के लिए इतना समझे, आर्बिट्रेशन इज जब आप आपसी सुलह से किसी मसले को, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सुलझा लेते हैं। तो ये हमारे डीपीएसपी प्रमोट करते हैं, ठीक है। देन there are some amendments in DPSP। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उससे क्या नए डायरेक्टिव्स आए, बता तो मैं आपको सारे चुका हूँ, लेकिन आप ये नोट कर लीजिए आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39F कि चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन इनफ अपॉर्चुनिटीज, जो उनके हेल्थ को डेवलप करे, उनके एजुकेशनल एजुकेशन के लिए अच्छा हो। देन कम्स आर्टिकल 43A, 48A, जो कि है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड दिस इज इम्प्रूव इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस इज जस्ट टू टेल लेट यू नो कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल इंक्लूड किया गया था, ठीक है। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से आपका सेक्शन 2 आर्टिकल 38 में इंक्लूड किया गया था, जो कि क्या डिक्लेयर करता है कि स्टेट
जो है वो स्ट्राइव किसके लिए करनी चाहिए कि इकोनॉमिक इक्वालिटीज जो इनकम में है उनको कम किया जाए, अमीर ज़्यादा अमीर ना हो जाए, गरीब गरीब ना रह जाए। तो इस चीज़ को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था। देन 86, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया था, विच वाज कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया था। पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स के या afterwards it was made a fundamental act, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है। अब कुछ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे आर आउटसाइड पार्ट 4। वो क्या है कि जैसे एस सीज और एस टीज को जो सर्विसेज दी जाती हैं उसके क्लेम्स के लिए है। ठीक है, वो आर्टिकल 335 है। देन इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग की आप जहाँ कुछ भी कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे मदर टंग में आपको देनी चाहिए आपकी इंस्ट्रक्शन। आपका जो पढ़ाई का तरीका है, जो पढ़ाने का सो वो है, इंस्ट्रक्शन का मीडियम है, दैट शुड बी इन मदर टंग। और आर्टिकल 351 इज डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। दीज आर थ्री डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे पार्ट 4 के बाहर है। देन इनका क्रिटिसिज्म जो आता है वो भी लगभग फंडामेंटल राइट्स जैसा आता है। पहले तो नो लीगल सैंक्शन, यहाँ पे कोई लीगैलिटी नहीं है। ठीक है। देन देर इज वही कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है, कंजर्वेटिव हैं काफ़ी सारे, जैसे इंग्लैंड की फिलॉसफी पे बेस्ड हैं। ठीक है। बताया गया था जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें इंग्लैंड से बोरोड है, तो वो काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप की हैं, काफ़ी छोटी मतलब नैरो सेट ऑफ आइडियाज़ की हैं। ठीक है। 21st सेंचुरी में उसका कोई काम नहीं है, कुछ ऐसे कहा जाता है क्रिटिसिज्म में। देन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट तो आता ही है, जो हमने कहा था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है व्हाट्स द नेक्स्ट पार्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके। तो इसमें तो खैर फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ इतना खास डिस्कस करने लायक तो आई डोंट थिंक ये है, क्योंकि सबसे पहले तो ये यूएसएसआर से बोरो किया गया था। ठीक है। इट वाज अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जो आज अब रशिया बन चुका है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, क्योंकि ये वहीं थे। ठीक है। देन दे वर रिकमेंडेड बाय, इनके थोड़े आप ना ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लीजिए कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनको रिकमेंड किया था, एंड देवर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, फिर से वापस से 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात आ गई है 1976 के, इसको उससे ऐड किया गया था। तो इसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसका एडिशन जो था वो किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी में, कि ये मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इसमें ये वही राइट टू एजुकेशन, जो पेरेंट्स का राइट होता है अपने बच्चों को एजुकेट करना, 6 to 14 ईयर्स वालों को पेरेंट्स या गार्जियन का राइट होता है अपने वार्ड को, या राइट नहीं सॉरी ड्यूटी होती है अपने पेरेंट की अपने वार्ड या अपने बच्चों को एजुकेट करना फ्रॉम द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है। इसका भी सेम डीपीएसपी की तरह यही है, नॉन जस्टिशिएबल नेचर है। ठीक है। अब नॉन जस्टिशिएबल है तो कोई रेमेडी तो है नहीं, नो लीगल रेमेडी। ठीक है। अब ये कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो समझ ही गए होंगे आप नॉन जस्टिशिएबल नो लीगल रेमेडी के क्या। ठीक है। और दीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स। ठीक है ना, सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। दिस इज अगेन द नेक्स्ट थिंग। देन द नेक्स्ट थिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बो है ये, कॉम्बिनेशन किसका, मॉरल एंड सिविक ड्यूटीज का। ठीक है। मॉरल एंड सिविक ड्यूटीज क्या होगी, जो आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको स्ट्रगल को, फ्रीडम स्ट्रगल को आप चेरिश कीजिए, आपके लिए
जैसे 15 अगस्त मनाया जाता है, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसको आप चेरिश कीजिए, उसमें आप खुशी मनाइए कि कितने लोगों ने आज़ादी की जंग में अपनी शहीदी दी थी, कितने लोगों ने स्ट्रगल किया था, तब जाके आपको इतने 100-200 साल के कितने स्ट्रगल के बाद आपको आज़ादी मिली है, यू आर गिवन दैट, सो यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। ये मॉरल और सिविक ड्यूटीज में आ जाता है। आप नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट कीजिए, आप नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। देन इसका जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, दे ऑल कम इन आर्टिकल 51A। ये ए अमेंडमेंट है, मतलब इसको बाद में ऐड किया गया था, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, हाउ दे वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, दे वर एडेड। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज A to K, ABCDEFGHK तक, ये सारी ड्यूटीज यही हैं कि these are really simple, just one liners कि आपको नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को आपको रिस्पेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, नेशनल स्ट्रगल जो हुआ था उसको, जो मैं आपको समझा चुका हूँ अभी, उसको उसमें चेरिश करना है, उसमें नोबल आइडियाज़ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो अच्छे आइडियाज़ थे उनको, उन पे चलना है, सोवरेनिटी को अपहोल्ड करना है, अपनी प्रोटेक्ट करना है, अपने देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को, ठीक है ना। तो इस तरह के ब्रदरहुड या आपके क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी, जैसे मैंने आपको बताया था, वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, और डिग्निटी ऑफ वीमेन को हमें होल्ड करना है कि अपने देश की औरतों की, माताओं की, बहनों की इज्जत करनी है, ठीक है। अपनी रिच हेरिटेज है जो, उसको प्रिजर्व करना है। रिच हेरिटेज जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे बाकी सारी टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, अनटेंजिबल जो कल्चर है, कल्चर की कंपोजिट चीज़ें हैं जो, उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको अपहोल्ड करना है, वैल्यू करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लेक्स को गंदा नहीं करना है, रिवर्स को साफ रखना है, वाइल्ड लाइफ को कंपैशन के साथ हमें, कंपैशन मतलब दिल से उन्हें बचाने की कोशिश करनी है, उनसे कनेक्ट करना है उनके साथ, साइंटिफिक टेम्पर रखना है, दिमाग से सोचना है, ठीक है। हमें एक स्पिरिट रखनी है इंक्वायरी की, के कुछ जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए दिमाग में, नॉट चिकित्सा, इट्स अनदर वर्ड। देन वी शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, हमें अपने जो जीवन है उसमें कुछ अचीव करने की जो है एक आग लानी है अपने अंदर, एक कॉन्स्टेंटली ऐसे एक एंडेवर लाना है, एक पर्पस लाना है अपनी लाइफ में। एंड देर शुड बी कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, कि जो हमारे साथ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, या जो 6 से 14 साल की, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस वाज एडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब ये सब तो फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई, इसके भी कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि इसका जो नेचर है, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसका नेचर ना जो बड़ा सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस क्या हो गया, ये सुपर फ्लूअस नेचर की है। सुपर फ्लूअस नेचर क्या होगा कि ये ड्यूटीज तो हम ऐसे भी परफॉर्म कर लेंगे तो अननेसेसरी है, मतलब इसको कहा जाता है कि इसको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये अननेसेसरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यूटीज अब कुछ क्रिटिक्स कहते हैं, अब मैं तो ऐसा नहीं कह रहा, कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती तो हम तब भी इसको परफॉर्म करते ही, ठीक है। और अगर ये है ही कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपने दी हुई है, तो इसको जस्टिशिएबल क्यों नहीं रखा, नॉन जस्टिशिएबल रखा है, तो इंसान फॉलो करे ना करे उसकी मर्जी है, तो फिर आपने बताया क्यों इसमें, अगर नॉन जस्टिशिएबल ही रखना था, ठीक है। तो वही वेग हैं, एम्बिगुअस हैं, कि मतलब कुछ सेट डेफिनेशन नहीं है, और नॉन एग्जॉस्टिव है। नॉन एग्जॉस्टिव मतलब आपने हर चीज़ को एक्सक्लूड इंक्लूड नहीं किया, आपने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी ड्यूटीज में। सो ऑल दीज इज ऑल अबाउट what we have studied in fundamental duties। अब आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये लास्ट पार्ट है आपका, इसको हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। पार्ट आपका 18 में है, ये इंक्लूडेड आर्टिकल 352 to 360 है, और ये मैं आपको पहले भी काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो उससे आपको अब ये आसानी होनी चाहिए नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस की। इमरजेंसी का मैं आपको जैसे इंटर तो दे ही चुका हूँ, कम्स अंडर पार्ट 18 and from article 352 to
360। ओके। तो पहली बात तो देवर बोरोड। ठीक है, बोरो कहाँ से की गई थी? देवर बोरोड, बोरोड फ्रॉम जर्मनी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इधर से इनको किया गया था। एंड इसको 42nd अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से काफी बार अमेंड भी किया जा चुका है। एंड सेम हैज डन विद 44th, has been done 44th Amendment Act of 1978. They both have amended this emergency provisions. अब types of emergencies मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आर्टिकल 352 में आ जाती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में आ जाती है आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, आर्टिकल 360 में आ जाती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है ना। नेशनल इमरजेंसी का जो मैंने आपको बताया था, तीन ग्राउंड्स होते हैं, वॉर होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, एंड द थर्ड वन इज आर्म्ड रिबिलियन। ठीक है ना। और इसको आर्म्ड रिबिलियन को जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, एंड वी हैव ऑल डिस्कस दिस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 44 से इसको ऐड किया गया था आर्म्ड रिबिलियन को, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस को, पहले जो वर्ड था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसको हमने रिप्लेस किया था आर्म्ड रिबिलियन से। ठीक है। सो यू मस्ट बी नोटिसिंग दैट आई एम गोइंग अ बिट टू फास्ट बिकॉज मैं नहीं चाहता इसका एक तीसरा पार्ट भी बनाना पड़े। सो दिस जस्ट अ स्मॉल portion remaining, and so let's complete it. So नेशनल इमरजेंसी के मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और इसकी मैं थोड़ी आपको एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की होती है। मैंने आपको कल ही बताया था, एक्सटर्नल इमरजेंसी तब है अगर वॉर हो रही है बाहर से, और अगर अंदर से आर्म्ड रिबेलियन चल रहा है तो वो इंटरनल इमरजेंसी है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल इंटरनल इमरजेंसी के बारे में। तो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कब की जाती है? ये तभी लगाई जाती है जब कैबिनेट एक रिटर्न रिकमेंडेशन देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक रिटर्न रिकमेंडेशन जाती है जब हमारे प्रेसिडेंट को, तभी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और आज तक ये 3 बार लग चुकी है। ठीक है। रिटर्न रिकमेंडेशन तो 44th अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था, पहले ये रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं था, 44th अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, जो मैंने आपको इधर बताया। तो यस, 44th अमेंडमेंट हैज इंक्लूडेड द वर्ड रिटर्न रिकमेंडेशन, इस वर्ड को। ठीक है। तो आज तक ये 3 बार लगाई जा चुकी है हमारे कंट्री में, 1962, 1971 एंड 1975। 62 और 71 में एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ था। पहले तो इंडो चाइना वॉर हुई थी, और बाद में इंडो पाक वॉर हुई थी, और 71 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, जहाँ पे हम बांग्लादेश को आज़ाद किया था। और 1975 में जो थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाई थी, जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी इलेक्शन हारने के बाद। ठीक है। तो हटाई कब थी ये भी आप, फैक्चुअल डेटा, यू कैन रीड इट। पहली वाली 62 में लगी थी, 68 में हटी थी, दूसरी 1971 में लगी थी, 77 में हटी थी, और फिर 75 में लगी, फिर 77 में हटी थी। ठीक है। दीज आर जस्ट फैक्चुअल डेटा, यू कैन गो फॉर, या आप जब रीडिंग करेंगे लक्ष्मीकांत की आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब अप्रूवल कैसे लिया जाता है नेशनल इमरजेंसी का बाय पार्लियामेंट? तो इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि इमरजेंसी के विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर उसको अप्रूव कराया जाना चाहिए बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज से आपको अप्रूव करानी है नेशनल इमरजेंसी विद इन 1 मंथ ऑफ इशू ऑफ नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। जब आप उसको प्रोक्लेम कर देते कि हमें इमरजेंसी लगानी है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज से आपको इसको पास कराना है। तो पहले तो ये 2 मंथ था, बाद में 44th अमेंडमेंट से इसको 1 मंथ किया गया। कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपने लोकसभा से इशू करा दिया है प्रोक्लेमेशन अपना नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है, तो सॉरी, लोकसभा से नहीं, अगर आपने प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी का कर दिया, कि आपने घोषणा कर दी है कि हम नेशनल इमरजेंसी लगाने वाले हैं, लेकिन आपका जो लोकसभा है या तो डिसॉल्व हो गया है, या फिर 1 महीने के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, विदाउट अप्रूवल, आपने अप्रूवल नहीं लिया है अभी तक,
तो आपका प्रोक्लेमेशन जो है वो अगले 30 दिन तक चलेगा। ठीक है, सर्वाइव्स अंटिल 30 डेज। किसके 30 डेज? फ्रॉम फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली फॉर्म लोकसभा, जो नई लोकसभा है ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर तक, जब तक फर्स्ट सिटिंग नहीं होती तब तक वो चलेगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपका जो राज्यसभा है, लोकसभा तो डिसॉल्व हो गया, राज्यसभा आपका उसको पास कर दिया होना चाहिए। ठीक है, उसको अप्रूव किया होना चाहिए। और इसकी मेजोरिटी क्या है? अगर आपने प्रोक्लेमेशन करनी है इमरजेंसी की और इसको कंटिन्यू करना है, तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस। ठीक है, ईच हाउस, दोनों हाउस इसको अप्रूव करने चाहिए, जिसकी मेजोरिटी क्या होगी? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मैंने आपको बताया था स्पेशल मेजोरिटी होती है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेजोरिटीज। उसके बाद इसका ड्यूरेशन क्या होता है? इसका जो नेशनल इमरजेंसी का ड्यूरेशन है, उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1938 से इसको अमेंड किया गया था। और जो पीरियोडिकल, पहले तो एक बार जब पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी है इमरजेंसी आपकी, ठीक है, पार्लियामेंट ने लगा दी इमरजेंसी, दोनों हाउसेज ने कर दिया, तो जब तक एग्जीक्यूटिव चाहता है तब तक नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी। ठीक है, जब तक वो चाहता है। ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको 6 महीने का अप्रूवल दे दिया, कर दिया था कि हर 6 महीने के बाद आपको दोबारा अप्रूव करनी है। पहले तो जितनी देर के लिए एग्जीक्यूटिव चाहता है तब तक इमरजेंसी रहेगी, लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया 44th, उससे बोल दिया गया कि हर 6 महीने के बाद आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसको आप जितने मर्जी टाइम तक चलाइए, लेकिन अब वरना हर 6 महीने के बाद है। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कैसे किया जाता है? क्या है कि नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है। ठीक है, एट एनी टाइम, जब प्रेसिडेंट चाहे तब रिवोक कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट कैसे चाहेगा? जब पार्लियामेंट चाहेगा। सो पार्लियामेंट का अप्रूवल जब प्रेसिडेंट को मिलता है तो वो किसी भी समय रिवोक कर सकता है, हटा सकता है इमरजेंसी को। ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट से फिर से मैंने जैसे कहा कि 42nd और 44th अमेंडमेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इमरजेंसी प्रोविजंस में। तो उससे क्या हुआ कि इसके बाद दो प्रोविजंस और आए रिवोकेशन में, कि अगर लोकसभा सेशन में है, ठीक है, और रेजोल्यूशन पास करती है कि खत्म करो इमरजेंसी को, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को खत्म करनी ही पड़ेगी। ही इज बाउंड टू रिवोक, उसको खत्म करनी, प्रेसिडेंट को खत्म करनी ही पड़ेगी नेशनल इमरजेंसी। और दूसरा प्रोविजन क्या था कि अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, तो जो मेंबर्स हैं जिन्होंने रिटर्न नोटिस देना है प्रेसिडेंट को, उनका नंबर होना चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल नंबर। ठीक है, अगर लोकसभा नहीं है, मतलब पार्लियामेंट तो है ना, पार्लियामेंट पूरा का पूरा थोड़े डिसॉल्व, लोकसभा अगर सेशन में नहीं है, तो मेंबर्स के जो 1/10 मेजोरिटी, 1/10 नंबर है जो मेंबर्स का, 10वां हिस्सा जो है, तो वो अगर प्रेसिडेंट को रिटर्न नोटिस देता है कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए विद इन 14 डेज, तो फिर वो उस सेशन को होल्ड करके क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं इमरजेंसी। ठीक है, नाउ एक चीज और है कि अगर जो रेजोल्यूशन है ना डिसअप्रूवल का नेशनल इमरजेंसी का, अगर वो लोकसभा में ही पास होता है, ठीक है, और मेजोरिटी के साथ पास होता है प्रेसिडेंट वोटिंग, तो उसको सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका। ठीक है, उसके बाद मतलब इसको, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी तो यही होते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या होता है कि जो हमारा लॉ, पार्लियामेंट जो है वो फोर्स में आ जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो हट जाता है, मतलब पार्लियामेंट ही लॉज बना सकता है, वो ओवर राइडिंग पावर आ जाती है पार्लियामेंट के पास, कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाता है। और अगर कोई ऐसा लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं, सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन पार्लियामेंट जो क्या है सुप्रीम हो जाता है, ओवर राइडिंग पावर आ जाती है, पार्लियामेंट ऊपर हो जाता है। ठीक है, कि अगर कोई दोनों में कोई रिफ्ट आता है, अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जिसमें दोनों के लॉ में इनकंसिस्टेंसी आती है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ में, तो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, और कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बनाता है ऑन स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट के सब्जेक्ट पे,
नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, तो जब इमरजेंसी खत्म होती है तो उसके 6 महीने बाद वो लॉ भी खत्म हो जाता है। ठीक है। और पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है ना, वो ऑर्डिनेंस पावर आ जाती है प्रेसिडेंट के पास, वो स्टेट सब्जेक्ट पे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लगा सकता है, ऑर्डिनेंस पावर्स आ जाती हैं प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। तो ये मैंने सब आपको बता दिया लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में। एग्जीक्यूटिव रिलेशंस के बारे में फिर से वही है, सेंटर्स बिकम एम्पावर्ड। ठीक है, सेंटर ऊपर आ जाता है कि स्टेट को डायरेक्शन दे सके, और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सस्पेंडेड तो नहीं होती लेकिन ओवर रिडन हो जाती हैं। ओवर रिडन मतलब उसको स्टेट सेंटर कंट्रोल करता है, सेंटर ओवर राइड करता है। ओवर राइड मतलब सेंटर सुप्रीम हो जाता है यहाँ पे भी, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में भी। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, ठीक है, कैसे लगाई जाती है, हाउ इट कम्स इनटू बीइंग, अप्रूवल कैसे होता है। ठीक है, अप्रूवल बता दिया है मैंने आपको, ड्यूरेशन बता दिया नेशनल इमरजेंसी का। फिर मैंने आपको रेवोकेशन बता दिया है कि इसको रिवोक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, रिवोक मतलब हटाया कैसे जा सकता है ना। मैंने आपको रेवोकेशन बता दिया, मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया, मैंने आपको अप्रूवल बता दिया। फिर मैंने आपको इफेक्ट्स बता दिए नेशनल इमरजेंसी के कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये लेजिस्लेटिव सेंटर स्टेट। सबसे पहले तो मैंने आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस बताए कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और सेंटर स्टेट इफेक्ट कैसे होते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस किस तरह से इफेक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव किस तरह से होते हैं, और फाइनेंशियल किस तरह से होते हैं। फाइनेंशियल मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल रिलेशन इस तरह से इफेक्ट होते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट चेंज कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन करता है ना ऐसे, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं कि कितना फाइनेंस स्टेट को जाएगा, कितना फाइनेंस सेंटर को जाएगा। ठीक है, ये वो कर सकते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट इज सुप्रीम ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे भी पार्लियामेंट इज सुप्रीम ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अप्रूवल मैंने आपको बता दिया है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ड्यूरेशन मैंने बता दिया है, एवरी 6 मंथ्स के बाद आपको फिर वापस चाहिए अप्रूवल। और रेवोकेशन मैंने बता दिया, ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। ठीक है, और ये स्पेशल मेजोरिटी से होगा। ठीक है, ये मैंने आपको इफेक्ट बताए। उसके बाद लाइफ क्या हो जाती है, लाइफ ऑफ लोकसभा क्या हो जाती है, लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, इनकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है कि जो लाइफ है लोकसभा की उसको 5 साल से, जैसे 5 साल होती है ना नॉर्मली, तो उसको पार्लियामेंट जो है उसको 5 साल से बढ़ा भी सकती है, उससे आगे कर सकती है। और कितना आगे कर सकती है, 1 साल एट अ टाइम। वो 5 साल के लिए लगे तो वो हर 1 साल पे वापस अप्रूव करवाएगा, लोकसभा फिर से अप्रूव करवाएगा कि एक्सटेंशन दी जाए एक एक साल की, हर साल। और ये एक एक साल की एक्सटेंशन कितनी भी देर चल सकती है जब तक इमरजेंसी लगी है। ठीक है। लेकिन जब रेवोकेट हो जाता है ना, जब इमरजेंसी रुक जाएगी, तो उसके 6 महीने बाद ये भी रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डिनेंस भी बता दिया है, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर आ जाती है, ठीक, प्रेसिडेंट की। ठीक है, 6 महीने बाद लोकसभा की लाइफ रुक जाएगी जब उसको 6 मंथ्स हो जाएंगे रुकी हुई, आपकी इमरजेंसी जब खत्म हो जाएगी, उसके 6 महीने बाद लोकसभा भी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है फंडामेंटल, ये दोनों के साथ सेम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स के हम सारे राइट्स की नेशनल इमरजेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं इन इंडिविजुअल राइट्स। जैसे जैसे मैंने आपको राइट्स बताए थे वैसे वैसे मैंने आपको उनका इफेक्ट भी बताया था इंडिविजुअल राइट्स का। क्या क्या फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से किस किस तरह से हो जाते हैं, आपके सस्पेंड होते हैं, और कौन कौन से नहीं सस्पेंड होते। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था 20 और 21 जो है, दे आर एनफोर्सिएबल इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 एनफोर्सिएबल होते हैं, ये सस्पेंड नहीं होते। ठीक है। फिर आता है आपका प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि ये आर्टिकल जो है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 355। ठीक है ना, प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, ये आर्टिकल 335 के अंडर आता है। एंड
355 क्या बोलता है कि जो यूनियन की ड्यूटी है वो ये है कि वो इंश्योर करे कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है। ये जरूरी चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट, तो कुछ नहीं कर सकता है सेंटर। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका एक मतलब एकमात्र प्रेसिडेंट रूल लगाने का यही रीजन हो सकता है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए यूनियन कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। यूनियन कर सकता है अंडर आर्टिकल 356। 355 में क्या है कि आर्टिकल 355 में क्या है कि स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए चलना है, ये ड्यूटी है यूनियन की, ये इंश्योर करना। और फिर अगर नहीं चलता है तो आर्टिकल 356 के मुताबिक प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर आर्टिकल 356 मैंने आपको बता दिया है। और फिर क्या हो जाता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो या तो वो खुद से लॉज बनाता है या फिर गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, वो रिपोर्ट करते हैं इनको, प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर आर्टिकल आता है 365। इस आर्टिकल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल जो लग जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे, अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है अगर जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो फेल करता है टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन। ठीक है, ओके, आई गेस इज डेड। यस, तो अब आपको थोड़ा सा ना ऐसे माइक की आवाज़ तो शायद नहीं आएगी, बट आई ट्राई के थोड़ा सा ही लेक्चर आएगा। विल मेक इट रिकॉर्ड थ्रू the devices mic. ओके, तो आई ट्राई कि आवाज़ अच्छे से आए, आई ट्राई टू स्पीक लाउडर। ठीक है, तो इसके बाद अप्रूवल कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह से आता है इमरजेंसी के टाइम पे, जो पार्लियामेंट पे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो पार्लियामेंट लगाता है उसका अप्रूवल कैसे चाहिए। तो जब प्रेसिडेंट रूल लगने के 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, अप्रूवल की बात कर रहे हैं हम, 2 महीने के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ इशुएंस ऑफ प्रेसिडेंट रूल जब प्रोक्लेम होता है, तो उसको बोथ हाउसेज ने वैसे ही, उधर 1 मंथ है, इधर 2 मंथ्स है। ठीक है, कि उसने बोथ हाउसेज ने पास करना है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ द प्रोक्लेमेशन जो हमारी इमरजेंसी की इशूड है लोकसभा से, जो अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है या विद इन 2 मंथ्स डिज़ोल्यूशन हो जाता है उसका विदाउट अप्रूवल, कि वो अप्रूवल नहीं हुआ और लोकसभा डिज़ोल्व हो गई, वही जैसे उधर हमने बताया था नेशनल इमरजेंसी में, तो प्रोक्लेमेशन जो है वो 30 दिन के लिए चलती है। ठीक है, वही सेम फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड या फॉर्म्ड लोकसभा। ठीक है, जब नई लोकसभा बनेगी उसके 30 दिन तक वो चलेगी, सर्वाइव करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है जो उधर थी। राज्यसभा मीन टाइम में उसको अप्रूव किया होना चाहिए, जैसे यहाँ पे किया था राज्यसभा ने नेशनल इमरजेंसी, और इसमें यही फ़र्क है बस, वहाँ 1 महीना था, यहाँ 2 महीने है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड मेजॉरिटी क्या है, यहाँ पे रिक्वायर्ड मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी है, वहाँ पे हमें स्पेशल चाहिए थी, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा। यहाँ पे आपकी स्टेट प्रेसिडेंट रूल में और स्टेट इमरजेंसी में। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, प्रेसिडेंट रूल अगर बोथ हाउस करते हैं, ड्यूरेशन अगर दोनों हाउस करते हैं तो 6 महीने के लिए चलेगी। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए, एंड उसको मैक्सिमम आप 3 साल के लिए आप कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने फिर से यहाँ पे 2 चेंजेस ले आए थे। 44th अमेंडमेंट 1978 से फिर से 2 चेंजेस आ गए थे, और वो 2 चेंजेस क्या थे कि नेशनल इमरजेंसी जो है, अगर वो होल पूरे भारत में है या फिर किसी पार्ट पे है इंडिया या किसी स्टेट में है, तो आपका जो पासिंग ऑफ सच रेजोल्यूशन है तो वो 1 साल से बढ़ जाएगा, से मतलब वो इमरजेंसी 1 साल तक चलेगी अगर नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ये 1 साल से फिर बढ़ जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाई कर दिया है कि जनरल इलेक्शंस जो हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शंस वो नहीं हो पा रहे हैं,
ठीक है, जैसे हमारे J&K में हुआ था कि जनरल इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे, तो उस वजह से हमारी 1 साल क्या उससे भी आगे बढ़ गई थी। तो यही प्रोविजंस थे कि स्टेट प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, और बाद में हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई थी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई थी। सो अगेन ये 2 कंडीशंस अगर फुलफ़िल होती हैं तो हमारी जो इमरजेंसी है वो 1 साल से ज़्यादा भी चल सकती है। ठीक है, ये 44th अमेंडमेंट ने बताया था। अब रिवोक कैसे हो सकती है? रिवोक वैसे ही हो सकती है कि कभी भी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो रिवोक कर सकते हैं, और इसके लिए उनको पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। वहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए था, यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल उनको नहीं चाहिए। और इफ़ेक्ट्स प्रेसिडेंट रूल के वही हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना शुरू कर देते हैं, और प्रेसिडेंट कुछ फंक्शंस टेकअप कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और पावर जो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की हैं, वो सारी प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। और प्रेसिडेंट जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है वो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट बार बार यूज़ हो रहा है, प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट का पार्लियामेंट समझ लीजिए आप, स्टेट जो लेजिस्लेचर है, और पार्लियामेंट जो सेंटर का लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो दोनों मिलकर बनाता है वो पार्लियामेंट है। तो स्टेट का पार्लियामेंट की एक्सरसाइजेज जो हैं वो स्टेट का लेजिस्लेचर की जो एक्सरसाइज है वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगा प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन पे। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो बाकी सारे स्टेप्स भी ले सकते हैं, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं स्टेट की अथॉरिटी के, उनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट को नहीं, हाई कोर्ट को छोड़ के वो स्टेट के बाकी सारे प्रोविजंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वो उस पर स्टेप्स ले सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब स्टेट का लेजिस्लेचर सस्पेंडेड है या डिसॉल्व है, उस टाइम पे क्या होगा कि जो पार्लियामेंट है ना वो डेलीगेट कर सकता, पार्लियामेंट जो डेलीगेट कर सकता है पावर्स टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, वो प्रेसिडेंट को दे सकता है पार्लियामेंट पावर ये स्टेट पे लॉज बनाने के लिए, या फिर कोई और अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट ने डिसाइड की हो। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ने डिसाइड की हो। उसके बाद क्या होता है, ये तब की कंडीशंस हैं जब आपका स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंडेड है या डिसॉल्व्ड है, स्टेट में लोकसभा ही नहीं है या उनका लेजिस्लेचर ही नहीं है, राज्यसभा, ये जैसे उनका जो अपर एंड लोअर हाउस होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो ऑथराइज कर सकते हैं स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को यूज़ करने के लिए, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑथराइज कर सकते हैं स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को यूज़ करने के लिए। एंड अगेन यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस की पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाने के लिए, इफ़ पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। ठीक है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ऊपर के जो हमने देखे थे वो ये थे कि स्टेट लेजिस्लेचर जब डिसॉल्व, और ये जो लास्ट पॉइंट है, ये अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं वो। ठीक है, तो इसके काफ़ी मिसयूज़ भी हुए हैं प्रेसिडेंट रूल के। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में मैं आपको डिफरेंसेस भी बता चुका हूँ, अप्रूवल के, आपके सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के। ठीक है, ये 2 इमरजेंसीज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड जो एक और चीज़ है कि प्रेसिडेंट रूल है ना, जो स्टेट इमरजेंसी है, उसमें फंडामेंटल राइट्स को कोई इफेक्ट नहीं होता है जैसा नेशनल इमरजेंसी के टाइम होता है। ओके, देन इसका मिसयूज़ काफ़ी बार हुआ है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी बोला था कि प्रेसिडेंट रूल जब बना रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी जो आर्टिकल 356 है ये काफ़ी ड्रास्टिक पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी ड्रास्टिक पावर दी है, आर्टिकल 356 को बहुत पावर दे दी है, और इसको ना लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब कोई भी रास्ता नहीं बचे तब इसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी बार अब यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये काफ़ी जगह इसका मिसयूज़ भी होता है, ऐसा कि हमारे क्रिटिक्स कहते हैं, आगे क्रिटिसिज्म में भी पढ़ेंगे हम कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में होती हैं, अगर वो डिफरेंट है सेंटर से तो ये डेडली वेपन हो जाता है, एक मतलब बहुत ही ताकतवर वेपन हो जाता है ये इनके हाथ में, सेंटर के हाथ में। ठीक है,
उसके बाद आपका क्रिटिसिज्म हम तो वो पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और है कि जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंट रूल पे लग सकता है कि नहीं। ठीक है, पार्लियामेंट ने तो प्रेसिडेंट को जो कहा था कि आर्टिकल 356 फाइनल है और इसके चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये पार्लियामेंट ने कहा था 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऑफ 1975। लेकिन इस कंडीशन को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 उसको बना दिया था सेटिस्फैक्शन जो है प्रेसिडेंट की, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। नहीं भाई, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है इस पे भी। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट से। इसमें एक एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 1994 का। ठीक है, उसमें भी यही कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, प्रेसिडेंट जो पावर डिसमिस करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर डिसमिस करते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट, एंड इट इज़ अंडर जुडिशियल रिव्यू, इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये उस केस में, इस एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बताया गया था। ठीक है, इसके बाद आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के अंडर आती है। नाउ ये तभी लगती है अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिया की जो क्रेडिट ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया वो थ्रेटेंड है, वो खतरे में है, तो प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका अप्रूवल सेम ही है 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन। जब आपने लगाई इमरजेंसी उसके 2 month के अंदर अंदर आपको दोनों हाउसेस के साथ से उसको पास करवाना है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन भी यही है कि अगर लोकसभा जो है अगर डिसॉल्व है या डिसोल्यूशन 2 महीने के अंदर हो जाता है तो फिर उसको 30 दिन तक 30 दिन अप्रूवल जो है वो 30 दिन तक सर्वाइव करता है किसके, फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली फॉर्म लोकसभा। जो लोकसभा की पहली मीटिंग से 30 दिन तक उसको सर्वाइव कर सकता है वो प्रोक्लेमेशन। बट अगेन देयर इज़ अनदर अगेन दैट सेम एक्सेप्शन जो वहाँ थी, यहाँ भी सेम एक्सेप्शन है कि राज्यसभा ने उसको अप्रूव किया होना चाहिए अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो। ठीक है, तो इसकी भी रिक्वायर्ड मेजॉरिटी जो है ये भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और ड्यूरेशन इसका क्या है कि इसकी ड्यूरेशन नो लिमिट, इसकी ड्यूरेशन कोई लिमिटेशन नहीं है। आप रिपीटेड अप्रूवल भी नहीं चाहिए, आप एक ही बार लगाइए, उसके बाद आपको बार बार अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। रिपीटेड जैसे बाकी इमरजेंसीज में रिपीटेड अप्रूवल चाहिए, इसमें रिपीटेड अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और इसमें नो लिमिट है। रिपीटेड पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड देयर इज़ नो लिमिट टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि प्रेसिडेंट जो हैं वो स्टेट को कह सकते हैं कि आप सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ की घटा दीजिए या कोई गवर्नमेंट सर्विस की अलाउंसेस कम कर दीजिए, या फिर प्रेसिडेंट कह सकते हैं स्टेट को कि आप मनी बिल्स रिज़र्व कर लीजिए। अभी आप जो मनी बिल्स जैसे जिसके अंडर हमारा बजट आता है उसको कह सकते हैं कि इसको अभी रिज़र्व रखिए और दिस कैन नॉट बी पास्ड एट दिस टाइम, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया है तो भी। ठीक है, और प्रेसिडेंट डायरेक्शन दे सकते हैं फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को भी, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि सैलरीज और अलाउंसेस को कम किया जाए। ठीक है,
रिड्यूस कीजिए इन सैलरीज और अलाउंसेस को ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज़, स्टेट एम्प्लॉयज़, सबको। एंड सेम डायरेक्शंस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट दे सकते हैं ये दोनों को, इनको भी दे सकते हैं और स्टेट और सेंटर को भी दे सकते हैं कि आप सैलरीज और अलाउंसेस को कम किया जाए। अब क्रिटिसिज्म तो इसका हम जानते ही हैं कि ये जो इमरजेंसी है वो फेडरल कैरेक्टर को डिमीन करता है, फेडरल कैरेक्टर को ये डिस्ट्रॉय करता है इमरजेंसी, क्योंकि जो सेंटर है पार्लियामेंट है, सेंट्रल पार्लियामेंट है या फिर पार्लियामेंट हमारा जो सेंटर है जैसा, वो सुप्रीम हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है, वो सुप्रीम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पूरी की पूरी पावर्स यूनियन के पास आ जाती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास, ठीक है ना, पावर्स आ जाती हैं सारी सेंटर की भी और स्टेट की भी, ठीक है ना, स्टेट की पावर्स भी आ जाती हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो एक डिक्टेटर की तरह सारी पावर को होल्ड करता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस की, ठीक है। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है जो स्टेट की, जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो और उसकी ऑटोनॉमी बिल्कुल प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, उनकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाती है। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाउंडेशन है, डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं या हार्म हो जाते हैं। सो यस, दीज आर ऑल अबाउट एमरजेंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने जब कहा था इस मिसयूज़ के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर ने वार्न किया था और कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, ठीक है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है टाइम की, जैसा टाइम होगा, जैसे सर्कमस्टांसेस होंगे, उस हिसाब से इमरजेंसी प्रोविजंस लगाने चाहिए। और इन नॉर्मल टाइम्स में तो हम फेडरल गवर्नमेंट रहेंगे, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे हम यूनिटरी सिस्टम हो जाएंगे। ये हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि हम फेडरल रहेंगे नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली हम फेडरल रहेंगे, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे हम यूनिटरी हो जाएंगे। यूनिटरी मतलब सेंटर पावरफुल हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इमरजेंसी। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस लॉन्ग लेक्चर। अब लेक्चर्स लंबे हो रहे हैं, आई नो, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हमने 10 दिन में पॉलिटी कंप्लीट करने का मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एंड आई एम इंटेंडिंग टू कीप ऑन माई प्रॉमिस। सो आई एम मेकिंग दीज लॉन्ग लेक्चर्स। काफ़ी सारा टाइम जा रहा है, तो आई होप आप इन लॉन्ग लेक्चर्स को उसी उत्साह के साथ सुनेंगे। अगर आपको यू आर रियली इंटरेस्टेड इन क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम, so you are ready to work this hard, and I believe in you. Let's go Godspeed. Thank you, and thank you for listening to me, and thank you from Samvidhana IAS.